So welcome back to our lecture series. It's an lecture number 6 and will be a last lecture of our lecture series on chapter number 2. So आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 6 जो है जो रहा हुआ पार्ट है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने फूड प्रिजर्वेशन के 4 मेथड देख लिए थे, अभी इस लेक्चर में कुछ मेथड्स देखेंगे और आखिरी में देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन के फायदे क्या हो जाते। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेथड आता है बाय यूज ऑफ केमिकल्स। अब यूजुअली केमिकल्स तो हार्मफुल होते हैं और रहते ही है हार्मफुल, पर कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम। कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसकी वजह से हम फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोइट। ये सब केमिकल्स रहेंगे और ये केमिकल्स फूड में यूज किए जाएंगे टू प्रिजर्व द फूड। सो ये एक और मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, जिसके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब फूड को सेफ और गुड कंडीशन में रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। 3 केमिकल है, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोइट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। अब इनकी मदद से कुछ फूड्स है जैसे कि जैम्स, स्क्वैशेस एंड केचप्स। जैम्स मतलब आप सब पता है ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, और स्क्वैशेस मतलब लौकी होती है, एक प्रकार का फूड ही होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का यूज होता है, और केचप्स। सो इस प्रकार से केमिकल्स की मदद से आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो मेथड है कैनिंग मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर फूड को कैन में स्टोर किया जाता है। सबसे पहले आप फूड लेंगे, कैन में रखेंगे और कैन को एकदम टाइटली पैक करेंगे, जिसकी वजह से एयर अंदर जा ना सके। इतना टाइटली पैक करना है। जो कैन आते हैं उस कैन में फूड को रखना है, और रखने के बाद में उस फूड को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना है। गर्म मतलब इतना गर्म हो जाएगा कि उबल जाएगा, फूड नहीं खराब होगा, पर अब बॉइलिंग या हीटिंग की वजह से वो माइक्रोब्स की डेथ हो जाएंगी। सो कैनिंग इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच फूड इज सील पैक किया जाता है फूड को इस कैन के अंदर, और कैन के अंदर रहता है फूड और उसको गर्म किया जाता है। जैसे आपने उसको सील किया, उस फूड को गर्म किया जाएगा, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको गर्म किया जाएगा, और इतने टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद में माइक्रोब्स की डेथ होंगी, जिसके द्वारा अगर माइक्रोब भी नहीं रहेंगे तो फूड स्पॉइल नहीं होगा, मतलब फूड खराब नहीं होगा, और इसी की वजह से स्पॉइलेज ऑफ फूड जो होता है वो प्रिवेंट किया जाता है, मतलब अवॉइड किया जाता है। ये एक और एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। और लास्ट में आता है बाय वैक्यूम पैकिंग। और वैक्यूम पैकिंग मतलब इसमें क्या किया जाता है, एयर को पूरी तरीके से इवैक्यूएट किया जाता है। इवैक्यूएट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, मतलब यहाँ पर एयर को इवैक्यूएट किया जाएगा। EVACUAT इवैक्यूएट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, और यहाँ पर एयर को इवैक्यूएट किया जाएगा, मतलब एयर को रिमूव किया जाएगा, हवा को पूरी तरीके से निकाला जाएगा और फूड को एक टाइटली पैक करके रखा जाएगा, ताकि अब एयर अंदर है नहीं तो माइक्रोब्स रहेंगे नहीं। और इस इतना टाइटली पैक किया जाता है ना फूड को, एयर वहाँ पे रहती नहीं, पूरी एयर को निकाल दिया जाता है ना, एयर अंदर रहेंगी, और एयर अंदर नहीं रहेंगी तो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होंगी। बाय वैक्यूम पैकिंग इट्स एन अनदर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब जितने भी हमने फूड प्रिजर्वेशन देखे, जैसे कि ड्राइंग, पास्चराइजेशन, फ्रीजिंग, बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, उसके बाद में केमिकल स्कैनिंग, ये कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है इनकी करने की? सबसे पहली वजह है कि इसकी वजह से फूड का स्पॉइलेज जो होता है वो अवॉइड किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, मतलब खाने को खराब होने नहीं दिया जाता है। खाना जो रहता है, जो भी खाना रहेगा उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद में अगर खाना खराब नहीं होगा तो उसका वेस्टेज नहीं होगा। जैसे अगर कोई खाना खराब होता है तो हम उसे खाते नहीं, उसको हम फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से अगर इतना बड़ा कुछ जैसे कि घर में हमारे 3 से 4 10-12 चपातियाँ हैं और दाल भाजी सब्जी जो भी है, अब वो आपने फ्रिज में नहीं रखा, वो हो गया खराब, समर सीजन था, तो जितनी भी दाल है वो सब फेंकने में जाएंगी।
या फिर अगर रोटी को आप खुले में रखते हो तो उसमें फंगस आ जाता है, बुरशी आती है, तो आप वो खा नहीं सकते, आप उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो फूड का होगा स्पॉइलेज, खराब होगा। और वेस्टेज का मतलब उस फूड को आप फेंक देना, मतलब उसको यूज में नहीं लाना, इसके लिए उसका होगा वेस्टेज। पर फूड प्रिजर्वेशन अगर आप करते हो, रोटी को ठीक से ढाप कर रखते हो, या फिर उस फूड को आप फ्रिज में रखते हो, तो उस फूड का स्पॉइलेज बच जाएगा, स्पॉइलेज नहीं होगा। उसके बाद में फूड जो है बेटा ऑफ सीजन में भी अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि कुछ फूड्स है, अगर आप उसको वैक्यूम पैकिंग करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ फ्रूट्स को जो वैक्यूम पैकिंग करते हो या फिर कोई भी अदर फूड, वो ऑफ सीजन में भी आपको मिलेगा। जैसे कि गावा होता है, जाम, ये मिलता है अक्सर विंटर सीजन में। पर अगर आप वैक्यूम पैकिंग करते हो तो वो आपको समर में भी मिलेगा। मतलब ऐसा चीज़ें, ऐसा फूड जो ऑफ सीजन में भी आपको मिल सकता है ड्यू टू फूड प्रिजर्वेशन। वो सीजन में वो आता नहीं है, पर ड्यू टू फूड प्रिजर्वेशन वो आपको अवेलेबल कर कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब होता है हैविंग न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिटी का अगर सिंपल वे में समझना है तो न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। और फूड प्रिजर्वेशन की वजह से उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स वैसे के वैसे रहते, खराब नहीं होते। क्योंकि अगर माइक्रोब का अटैक ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स बर्बाद नहीं होंगे, तबाह नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। और अगर न्यूट्रिएंट्स वैसे ही रहेंगे तो उस फूड के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेंगी। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज नथिंग बट अ वैल्यू दैट शोज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कितना है वो होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू। और ये कब वैसी की वैसी रहती है, जब आप फूड प्रिजर्वेशन करते हो बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। और लास्ट में इंक्रीजेस शेल्फ ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम। मतलब जो शेल्फ, मतलब शेल्फ लाइफ जो होती है, मतलब जैसे कि अभी अगर कहना चाहे तो शेल्फ का मतलब होता है किसी फूड को गुड कंडीशन में रखना, सेफ और गुड कंडीशन में रखना, वो होता है शेल्फ लाइफ। मैंने यहाँ पर शेल्फ ही लिखा है, लाइफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ मतलब फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो फूड, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है एक कंडीशन होती है जहाँ पर फूड को सेफ और गुड कंडीशन में रखा जाता है। सो इस मेथड की वजह से ऐसे फूड्स जो पेरिशेबल है, मतलब इजीली खराब हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क पेरिशेबल है, तुरंत खराब हो जाएगा। आप उसको रात में अगर खुले में रख देते हो, मतलब कवर करके भी रखे, सुबह वो दूध फट जाता है या फूट जाता है, जैसा आप समझ रहे हो। जैसे ही वो फूट जाता है तो बाद में आप उस मिल्क को चाय बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दूध फट गया है ना। तो ये होते पेरिशेबल, इजीली गेट स्पॉइल्ड, जो आराम से इजीली खराब हो सकते हैं, वो होते पेरिशेबल। और शेल्फ लाइफ मतलब कंडीशन इन विच समथिंग इज केप्ट इन गुड एंड सेफ कंडीशन। मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर किसी चीज को सेफ और गुड कंडीशन में रखा जाएगा। तो फूड प्रिजर्वेशन की वजह से कोई भी फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ, मतलब गुड कंडीशन में रहने की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। कब? जब हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड। सो इस तरीके से कुछ मेथड्स थे और कुछ एडवांटेजेस थे फूड प्रिजर्वेशन के। अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, it's a cycle which occurs in the nature, and during this nitrogen cycle atmospheric nitrogen is fixed. Why it is fixed, for whom it is fixed, and why there is necessity to fix atmospheric nitrogen, we are going to discuss in this topic step by step. So let's start with this microbes. First of all, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे कोई भी माइक्रोब्स ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर एक नेचुरल एक्टिविटी होती है लाइटनिंग, बिजली, वो भी उसको एक्सेप्ट कर सकती है और उसको कन्वर्ट कर सकती है यूजेबल फॉर्म में। अब जैसे कि यहाँ पर दो बैक्टीरिया के नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम, ये माइक्रोब है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक प्रकार का माइक्रोब ही है। अब उसे एल्गी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो माइक्रोब है ये ग्रीन कलर का होता है ज़्यादातर, और इसमें फोटोसिंथेसिस होता है,
एक फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट में, वैसा ही ये बैक्टीरियम बिहेव करता है, इसलिए उसको ब्लू ग्रीन अलगी कहा गया है। थोड़ा बहुत ब्लू रहता है पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ये ग्रीन रहता है, और ग्रीन रहने की वजह से इसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलगी। ये अलगी नाम दिया है पर ये बैक्टीरियम है, ये माइक्रोब है एक प्रकार का। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों भी जो माइक्रोब है ये सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट जो है, प्लांट को लगता है नाइट्रोजन जो कि यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए। यूजेबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है उसका नाम होता है नाइट्रेट, पर डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो वो यूजेबल फॉर्म नहीं है। अगर समझना ही है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, डैम्प वाटर एंड और फिल्टर वाटर। अब जो डैम से हमें पानी आता है उसको पहले हमारे फिल्ट्रेशन सेंटर पे फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद में फिल्टर होने के बाद में वो हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है, तो वो वाटर हम पी सकते हैं। डैम का वाटर जो होता है वही वाटर होता है, पर डैम का वाटर अनफिल्टर वाटर होता है। डैम का वाटर हमारे घर तक आए तक फिल्टर करके देते हैं हमको, और वो फिल्टर पानी हम पी पाते हैं, वो यूजेबल फॉर्म है पानी का। पानी डैम का वाटर का भी पानी है, और हमारे घर में जो आता है वो भी पानी ही है, पर डैम का वाटर जो रहेगा वो अनफिल्टर रहेगा, उसको हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, वो नॉन यूजेबल फॉर्म है। अगर वो हम पीएंगे तो हम बीमार गिर जाएंगे। इन द सेम वे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है प्लांट के लिए। ये सब मगजमारी जो चल रही है नाइट्रोजन फिक्स करने की, वो प्लांट्स के लिए चल रही है, ताकि प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज़ कर सके जो कि यूजेबल फॉर्म में होता है नाइट्रेट, वो यूज़ कर सके। और क्यों प्लांट को ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। उसके डेली जो प्रोसेस होते हैं उसमें नाइट्रेट जो कि यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, वो यूज़ होता है उसके डेली प्रोसेस के अंदर। सो अब इसको डायरेक्टली तो ना प्लांट यूज़ नहीं कर सकता, तो बीच में दो माइक्रोब आते हैं, कोई भी आ सकता है, दोनों एक साथ भी फिक्स कर सकते हैं या 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर नंबरिंग लिखा हूँ ताकि आपको जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें कन्फ्यूजन ना हो, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ खत्म हो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाएगा ब्लू ग्रीन अलगी के द्वारा, जो कि साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरियम है, या फिर राइजोबियम के द्वारा, या फिर लाइटनिंग के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर यूजुअली लाइटनिंग समर में और विंटर में होती नहीं है, लाइटनिंग होती रेनी सीजन में। जो बाकी के जो 8 महीने जहाँ पर 4 महीने विंटर होता है, 4 महीने समर होता है, वहाँ पर ये दोनों माइक्रोब यूजुअली काम में आते हैं। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक तो एक्सेप्ट किया जाएगा ब्लू ग्रीन अलगी के द्वारा या फिर राइजोबियम के द्वारा। अब एक बार उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और ये दोनों भी जो बैक्टीरियम है ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, हाँ सॉइल के अंदर ये होते हैं। अब जैसे इन्होंने ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद में ये क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एक यूजेबल फॉर्म में, जिसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कह सकते हैं या फिर नाइट्रेट्स भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार का यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का जो कि प्लांट एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे घर में फिल्टर पानी आता है, पानी के टाँके से फिल्टर होकर जो पानी आता है वो हमारे लिए यूजेबल होता है। डैम का जो पानी है वो नॉन यूजेबल होता है, तो उसको हमारे जो फिल्टरेशन सेंटर है वहाँ पर फिल्टर किया जाता है। इन द सेम वे ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है यूजेबल फॉर्म में नाइट्रेट में, और ये सब प्रोसेस चलती है बदलने की, कन्वर्शन की सॉइल के अंदर। और ये करता कौन है, एक तो ब्लू ग्रीन अलगी करेगा या फिर राइजोबियम करेंगे, या फिर दोनों भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेजेंस। जो प्रेजेंट रहेगा वो करेंगे। यूजुअली राइजोबियम नॉर्मली प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, कहीं कहीं जगह पर ब्लू ग्रीन अलगी भी हो सकता है। सो एक बार इसको कन्वर्ट कर लिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर, तो इसके बाद में जैसे कन्वर्ट होता है स्टेप नंबर 4, इसको प्लांट सॉइल से खींच लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। अब ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और नाइट्रेट एक बार कन्वर्ट होगा तो ये सॉइल में सब तरफ रहता है, और जैसे प्लांट वाटर को खींचते हैं ज़मीन में से रूट्स के द्वारा, तो ये नाइट्रेट उस वाटर के साथ मिक्सअप होके और रूट्स के द्वारा उनके बॉडी में आ जाता है। सो प्लांट के बॉडी में अभी आ गया नाइट्रेट जो कि यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, तो प्लांट उसके
डेली प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट। अब प्लांट्स को अगर कोई खा लेता है, यूजुअली प्लांट्स को एनिमल ही खाते हैं, हर्बिवोर्स एनिमल्स, तो उनके बॉडी में से नाइट्रेट चला जाता है एनिमल के बॉडी के अंदर, और एनिमल के बॉडी के अंदर एक बार चला गया तो एनिमल एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब उनके बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकालते हैं बाहर, या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो जो नाइट्रेट अब प्लांट से एनिमल में था, वो नाइट्रेट फिर से सॉइल में आता है, क्योंकि एनिमल्स एक्सक्रीशन सॉइल पर ही करेंगे, लैंड पर ही करेंगे, हवा में तो करेंगे नहीं, ग्रेविटी काम आती है। तो जैसे एनिमल ने एक्सक्रीट किया या फिर उनकी डेथ हो गई, तो वो जो नाइट्रेट है यूजेबल फॉर्म फिर से सॉइल में चला जाता है। अब ये सॉइल में चला गया तो कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया, जिसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। वो डीनाइट्रीफाइंग क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो इस यूजेबल फॉर्म को, नाइट्रेट को, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये साइकिल कंटिन्यूसली चालू रहना चाहिए। अगर आप सोचो कि डैम का जो पानी है कंटिन्यूसली अगर सप्लाई होते रहा, बारिश गिरी ही नहीं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डैम का पानी कम हो जाएगा, और डैम का पानी कम होगा तो फिर बाद में हमको वाटर का सप्लाई नहीं होगा, वाटर का शॉर्टेज आ जाएगा, कमी हो जाएगी। इसलिए रेनफॉल होना भी ज़रूरी है। रेनफॉल होने बाद से वो डैम भरेगा, फिर वो वाटर हमारे घरों तक आएगा और फिर हमको सप्लाई होगा, तो ये भी ज़रूरी है। इन द सेम वे अगर आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे हो, तो फिर से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो यूज़ नहीं होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर से उसको रिकन्वर्ट करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है ना, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस, इट शुड बी रिकन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट विच इज़ ऑफ नो यूज़। सो इसलिए इसको, ये जो साइकिल चल रही है, जो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से इस तरीके से वो फिर से यहाँ तक आ गई, मतलब एक साइकिल चली है। अब साइकिल का पैडल मारते हो ना, तो जहाँ से वो शुरू वापस से घूमकर वहीं पर आता है ना, तो एक साइकिल चली है, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा गया है। और इस साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है, उसको फिक्स किया जाता है एक यूजेबल फॉर्म में, नाइट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स और लाइटनिंग। और वो यूजेबल फॉर्म जो कि नाइट्रेट होता है, पहले प्लांट यूज करेंगे, प्लांट से फिर एनिमल्स में आएगा बाय ईटिंग, और एनिमल से वापस सॉइल में चला जाएगा थ्रू देयर एक्सक्रीशन और बाय डेथ। और एक बार ये सॉइल में चले गया तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो फिर से इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जो कि पहले जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था, उसमें कन्वर्ट करा देंगे, और एक बार वो कन्वर्ट हो गया तो वापस से वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती है। और इसको कन्वर्ट कौन कराता है? माइक्रोब्स होते हैं, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइटनिंग के द्वारा भी होता है, पर नॉर्मली लाइटनिंग बारिश के मौसम में होती है, यूजुअली होती नहीं। तो इस तरीके से था नाइट्रोजन साइकिल, जो कि नेचर में होता है, और ये होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रेट की ज़रूरत होती है टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज और प्रोसेसेस। सो इस तरीके से था नाइट्रोजन साइकिल। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग इन डिटेल। रिसेंटली हमने पढ़ा कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा। पर जो लाइटनिंग का जो पार्ट था उसको हमने थोड़ा सा ओवरव्यू में पढ़ा। आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन अ फ्लो चार्ट मैनर, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कैसे लाइटनिंग के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है यूजेबल फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है गैसेस के फॉर्म में होता है, तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है। और जैसे ही लाइटनिंग उसके ऊपर गिरती है, लाइटनिंग के गिरने के बाद में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बदल जाता है रिएक्टिव फॉर्म में। पहले ये नॉन रिएक्टिव होता है, लाइटनिंग गिरने के पहले नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, मिक्सअप नहीं होगा, अकेला रहेगा। पर जैसे ही इसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है,
एक फर दिशा लाइटनिंग की कनपट्टी गिरती है इसके ऊपर, तो ये अपने आप को नॉन रिएक्टिव से रिएक्टिव फॉर्म में बदल देता है। अब रिएक्टिव है तो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो यूजुअली ये जो नाइट्रोजन है, आफ्टर लाइटनिंग फॉलिंग ऑन इट, इट विल बी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। दूसरे गैसेस भी रहते हैं एनवायरनमेंट में, पर वो ऑक्सीजन प्रिफर करता है रिएक्शन के लिए, मिक्सअप के लिए। और एक बार वो मिक्सअप हो गया ऑक्सीजन के साथ में, तो उसे कहा जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आफ्टर लाइटनिंग व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गेट फॉर्म और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये जो बना है, ये मिक्सचर है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का मिक्सअप होने के बाद में वो बना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, ये मिक्सअप होते हैं रेन वाटर के साथ। क्योंकि लाइटनिंग कब होती है? बारिश के मौसम में, जब बादल एक दूसरे को घसते रब करते हैं, तो उसकी वजह से बिजली निर्माण होती है। और बिजली की वजह से, बिजली जो होती है रेन में होती है, बारिश के मौसम में होती है। और बिजली होती कैसी है? क्लाउड के रबिंग के बाद में। तो जैसे बारिश गिरती है उस रेनी सीजन में, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उस रेन वाटर के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। बारिश की जो बूंद होते हैं ना, बारिश का जो पानी होता है, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं? उसके साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। तो जैसे रेन वाटर प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिक्सअप होते हैं, उसके बाद बनता है नाइट्रिक एसिड। यह हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, एसिड रेन में, कि कैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रेन वाटर के साथ में मिक्सअप होने के बाद में नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है, और उसकी वजह से एसिड रेन होता है। अब जैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रेन वाटर के साथ में मिक्सअप हो गए, तो ये मिक्सअप होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्यों बना? क्योंकि ये पानी था, वाटर था, और इसमें था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो एक प्रकार का एसिड बनता है, जो कि नाइट्रिक एसिड होता है। और नाइट्रिक एसिड उस बारिश की बूंद के साथ में आ जाता है नीचे। पूरा की पूरा नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बारिश की बूंदों के साथ में आ जाता है ज़मीन के ऊपर। जैसे ये ज़मीन के ऊपर गिरता है, सॉइल के ऊपर गिरता है, तो सॉइल के अंदर एक अल्कली होता है जिसका नाम है लाइमस्टोन। तो नाइट्रिक एसिड इस लाइमस्टोन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में बन जाता है नाइट्रेट। और ये तो हमें चाहिए था, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो यूजेबल फॉर्म होता है, और यही यूजेबल फॉर्म नाइट्रोजन का एक्सेप्ट किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। सो जैसे ही नाइट्रेट बना तो प्लांट्स इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने रिसेंटली बोला कि नाइट्रेट जो है वो वेरियस प्रोसेस में काम आता है प्लांट के। अब कौन से प्रोसेस होता है? नाइट्रेट की वजह से प्लांट बना सकता है एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, और न्यूक्लिक एसिड भी होता है, वो भी बना जाता है। मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया। सो प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एक तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है। और एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो मिलने के बाद में प्रोटीन बनता है। एक प्रकार का, एक एमिनो एसिड को अगर समझना है, एक प्रकार का एक चीज़ होती है जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो नाइट्रेट की मदद से प्लांट प्रोटीन्स बनाता है, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। और ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाएगा नाइट्रेट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, जमा होना। यहाँ पर एक के बाद एक नाइट्रेट जमा हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा नाइट्रेट एसिमिलेशन। सो इस तरीके से था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। कैसे लाइटनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट था जिसके द्वारा मैंने आपको बताया।